टकली वर्सेस लंबे बाल वाली पड़ोसन। अरे माँ, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। हे भगवान, तूने फिर से बाल कटा लिया। अरे कितनी बार तुझे समझाया है, बाल लड़कियों का सबसे खूबसूरत गहना होता है, और एक तू है कि पता नहीं अपने बाल के साथ क्या क्या करवाते रहती है। ओफो माँ, जमाना बदल चुका है और अब शॉर्ट हेयर का फैशन है। और वैसे भी मैं बाल कैसे भी करा लूँ, मेरी खूबसूरती कम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर। हाँ बाबा, मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है। डिम्पल दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बाल भी उसके ऊपर काफी जचते थे। डिम्पल को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कुछ समय बाद डिम्पल की शादी विवेक नाम के एक अमीर लड़के से हो जाती है। अरे डिम्पल, जल्दी करो, हमें पार्टी में जाने में देर हो जाएगी। बस 5 मिनट जी। अरे भाई, ये तुम्हारा 5 मिनट कब होगा? तभी डिम्पल तैयार होकर बाहर आती है। अब जल्दी चलो। सुने जरा, इधर तो देखिए, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी ही लग रही हो, अब चलो जल्दी। ये क्या बात हुई, आप कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते। एक तो मैं इतने अच्छे से तैयार हुई और आप है कि कुछ बोलते ही नहीं। ये क्या बचपना है डिम्पल, पहले ही हम लेट हो चुके हैं और वैसे भी मेरे लिए खूबसूरती मायने नहीं रखती। जाओ फिर, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अच्छा, तो तुम नहीं जाओगी? पहले आप मेरी तारीफ करो तभी मैं जाऊंगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अरे मेरी प्यारी पत्नी जी, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वैसे आप इतनी सुंदर है, ऊपर से आपका ये मेकअप और कपड़े आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे हैं। अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ, बहुत खुश। अब चलिए ना, और कितना लेट करेंगे। उसके बाद दोनों पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन डिम्पल फिर से बहुत अच्छे से तैयार होती है। अजी सुनते हैं जरा, देखकर बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और मेरा मेकअप वो कैसे लग रहा है? वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, और मेरे बाल वो कैसे लग रहे हैं? तुम्हारे बाल भी ठीक ही लग रहे हैं। बस ठीक। अरे जरा ध्यान से देखिए ना, बताइए ना। अरे भाई, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी खूबसूरती और अपने बालों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों ना करूं? आखिर आपने कभी किसी के इतने सुंदर और सिल्की बाल देखे भी हैं जैसे मेरे हैं? बचपन से ही मुझे छोटे बाल पसंद है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से मैंने अपने बालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखकर इतने लंबे किए हैं, तो घमंड करना तो बनता है ना। लगता है तुमने अभी अपने पड़ोस में रहने वाले सुषमा भाभी के बाल नहीं देखे। कभी टाइम मिले तो उनसे जाकर मिलना, तब तुम्हें पता चलेगा कि लंबे और अच्छे बाल किसे कहते हैं। चलो, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। विवेक तो ये कहकर ऑफिस चला जाता है, लेकिन डिम्पल के अंदर एक जलन सी होने लगती है। उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके ही पड़ोस में कोई है जिसके बाल उससे भी लंबे हैं। गुस्से में डिम्पल अपने घर का काम कर रही थी, तभी उसके घर सोनम आती है। अरे भाभी, कहाँ हो आप? ये लो, आपने जो तेल मंगवाया था वो मैं ले आई हूँ। ठीक है सोनम। अच्छा सोनम, एक बात बताओ, ये सुषमा भाभी कैसी दिखती है? अरे भाभी, सुषमा भाभी जैसा तो कोई नहीं है हमारे इस पूरे गांव में। वो दिखने में आप जितनी सुंदर तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनके लंबे घने चमकीले बाल उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे बाल भी तो लंबे और सुंदर है। इसे आप लंबे बाल कह रही हो भाभी? लगता है आपने सच में कभी लंबे बाल नहीं देखे। कभी टाइम मिले तो सुषमा भाभी से मिलना, फिर देखना। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, वरना माँ गुस्सा करेगी। इतना बोलकर सोनम चली जाती है, लेकिन सोनम की बातों से डिम्पल का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। लगता है अब मुझे उस सुषमा की बच्ची से मिलना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं, ऐसे कैसे लंबे बाल है उसके जो हर कोई उसकी ही तारीफ करता है। डिम्पल उसी वक्त कुछ सोचकर एक खाली कटोरी लेकर सुषमा के घर चली जाती है। जैसे ही सुषमा दरवाजा खोलती है तो वाकई में सुषमा के घुटनों तक लटकते बाल देखकर डिम्पल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जी बताइए, क्या काम है? मैं वो दरअसल मैं डिम्पल आपके। अच्छा, मैं समझ गई, आप विवेक भैया की पत्नी हैं। आओ ना, अंदर आओ, बैठो। नहीं, फिर कभी आऊंगी। वो तो मैं बस ये पूछने के लिए आई थी कि थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, तुम अभी बैठो, मैं लेकर आती हूँ। सुषमा जैसे ही चीनी लेने अंदर गई, डिम्पल सुषमा का बाल देखकर गुस्से से तिलमिलाती हुई बिना चीनी लिए ही वहाँ से चली आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि डिम्पल को शुरू से ही अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था और उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके पूरे आस पड़ोस में कोई भी महिला उससे ज्यादा सुंदर दिखे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा साधु आता है। बेटी, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैंने आज 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। भूखे साधु को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है
और देखना, गरीब का पेट भरते ही भगवान तुम्हारी भी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। डिम्पल ने गुस्से से सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो अपना बचा हुआ सारा खाना उस साधु को खाने को दे देती है। साधु बहुत भूखा था। इस भीषण गर्मी में उसे डिम्पल के घर रोटी खाकर पानी पीकर वाकई में बहुत राहत मिलती है और वो खुश होकर कहता है, क्या बात है बेटी, कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा अपसेट हूँ। तूने इस भूखे साधु को खाना खिलाया है तो तुम्हारी मदद करना भी मेरा फर्ज बनता है। ये ले बेटी। ये चावल का एक दाना, इसका मैं क्या करूँगी? बेटी, तुम बस श्रद्धा के साथ इस चावल को भगवान का भोग लगाकर खा लेना। उसके बाद तुम जो भी अपने मन में इच्छा मांगोगी वो सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं जो चाहूँगी वही होगा? हाँ बेटी, लेकिन ठीक है, मैं समझ गई साधु बाबा, अब आप जाइए, मुझे इसी टाइम इसका भोग लगाना है। डिम्पल उस साधु की बिना पूरी बात सुने गेट बंद करके चली जाती है और जल्दी से भगवान का भोग लगाकर वो चावल खा लेती है और बोलती है, जादुई चावल, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे बाल खूब लंबे हो जाए और उस सुषमा की बच्ची के बाल छोटे हो जाए। नहीं नहीं, छोटे भी नहीं, वो तो एकदम टकली हो जाए, बस मेरी यही इच्छा है। इतना बोलकर डिम्पल जल्दी से सुषमा के घर जाती है। तभी वो देखती है कि सुषमा का बाल तो पहले की तरह ही है, बल्कि उसके बाल तो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखकर डिम्पल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी सुषमा से बात कर रही वहाँ मौजूद लेडीजों की नजर डिम्पल पर जाती है और वो डिम्पल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। मैं क्या कोई कार्टून लग रही हूँ जो तुम लोग मुझे देखकर हंस रही हो? अरे पहले घर जाकर अपनी शक्ल तो देखो। डिम्पल ने महसूस किया कि उसका सिर बहुत ही हल्का लग रहा है। वो जल्दी से घर आकर जब अपने आप को शीशे में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जो कुछ भी सुषमा के लिए मांगा था सब उसके साथ हो गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं उस ढोंगी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे साथ ऐसा मजाक किया। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। डिम्पल अपने सिर को एक कपड़े से बांध लेती है और उस साधु बाबा की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी ही देर में संजोग से उसे वो साधु बाबा मिल जाते हैं। अरे बेटी, तुमने अपने सिर को क्यों ढक रखा है? ढोंगी कहीं के, देख तो तेरी वजह से मेरे सिर का क्या हाल हो गया है। जब साधु ने डिम्पल को गंजा देखा तो बोले, बेटी, कहीं तुमने मेरे दिए चावल को खाकर कोई गलत इच्छा तो नहीं की थी ना? कहीं तूने किसी का बुरा करने को तो नहीं मांगा था ना? मैं तुम्हें उसी वक्त ये बताने वाला था, लेकिन तुमने तो मेरी बात को पूरा सुना ही नहीं। साधु की बात सुनकर डिम्पल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। बाबा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं रह सकती। कृपया करके मुझे मेरे बाल लौटा दो, मेरी मदद करो बाबा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटी, लेकिन हाँ, अगर तूने जिसका बुरा चाहा था वो अगर तुम्हें माफ कर देती है तो शायद तेरे बाल तुझे वापस मिल जाए। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और डिम्पल रोते हुई सुषमा के पास पहुँचती है और रोते रोते उसने सारी बातें सुषमा को बताई। सुषमा एक बहुत ही भली औरत थी। वो डिम्पल को गले लगाकर उसे माफ कर देती है। सुषमा के माफ करते ही डिम्पल के बाल फिर से वापस आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आज आपकी वजह से मुझे फिर से सर उठाकर चलने का मौका मिला है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और आज के बाद मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी। उसके बाद डिम्पल घर आ जाती है और फिर एक बार वो अच्छे से तैयार होती है, लेकिन इस बार उसके मन में किसी तरह की कोई भावना नहीं थी। इस बार उसके मन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम था और जिसकी चमक उसे पहले से भी खूबसूरत बना रही थी। विवेक ने जैसे ही डिम्पल को देखा वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया और इस तरह डिम्पल हंसी खुशी रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर नगर में काजल और कनिका नाम की दो सहेलियां रहती थी। काजल दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल और सोने सा चमकता गोरा रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वहीं दूसरी दोस्त कनिका काली और बदसूरत थी, लेकिन इसके बावजूद इनके उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की और गहरी थी। कनिका को नए नए डिजाइन का लहंगा और गाउन बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वह हमेशा अपने
अपने और अपनी दोस्त काजल के लिए सुंदर सुंदर लहंगा बनाया करती थी। कनिका, ये लहंगा तो बहुत ही अद्भुत है, तुमने इसे बहुत ही सुंदर बनाया है। जाओ अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाओ। कनिका लहंगा पहनकर आती है और खुद को आईने में देखकर उदास हो जाती है। ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये सुंदर लहंगा भी मेरी बदसूरती को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा। मेरी बदसूरती की वजह से इस लहंगा की सुंदरता कम हो रही है। काजल, ये लहंगा तुम पहनो, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि तुम सुंदर नहीं हो? कनिका, बाहरी सुंदरता से कभी अच्छे इंसान का परिचय नहीं होता। सुंदरता का असली मतलब तो ये होता है कि हमारी आत्मा कितनी सुंदर है। इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम्हारी आत्मा बहुत ही खूबसूरत है। काजल सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी थी। वह कनिका को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। कनिका भी काजल की हर बात माना करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अगले ही महीने काजल की शादी होने वाली थी और कनिका चाहती थी कि उसकी दोस्त अपने शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर लहंगा पहने और वह काजल के लिए अपने हाथों से लहंगा बनाना चाहती थी। वह लहंगा बनाने के लिए कपड़े लेने जयपुर के सबसे पुराने और नामचीन दुकानदार के पास गई। वह उनके दुकान में कपड़ा देख ही रही थी कि तभी कनिका की नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जो टूटकर गिरने ही वाली थी। तभी कनिका ने बड़ी ही फुर्ती से उस दुकान की मालकिन को अलमारी के चोट लगने से बचा लिया, लेकिन अलमारी कनिका के ऊपर ही गिर गई। तभी एक नौजवान लड़का आया और उसे अलमारी हटाकर कनिका को बाहर निकाला। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपको तो बहुत चोट आई है, खून भी निकल रहा है। इतना बोलकर वो युवक जल्दी से दवाई लेकर कनिका के जख्मों पर लगा देता है। उस लड़के के दिल में अपने प्रति इतना प्यार और हमदर्दी को देखकर कनिका का दिल उस युवक पर आ जाता है और वो उसी के ही ख्याल में खो जाती है। कनिका उस युवक के बारे में और कुछ जानना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन वो युवक बहुत ही जल्दीबाजी में था। अब आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अगर मौका मिला तो दोबारा आपसे जरूर मुलाकात होगी। इतना बोलकर वो युवक वहाँ से चला जाता है और कनिका उसी के ख्याल में खोई हुई थी। तभी उधर से दुकान की मालकिन आती है और कनिका से कहती है, बेटी, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, मेरे पास तुम्हें उपहार में देने के लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये मेरा छोटा सा जादुई आईना है, ये तुम्हारी मदद करेगा। इस आईने के अंदर दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़ों में कढ़ाई बुनाई करने की क्षमता है। यहाँ तक कि इसके जादू से बनाए जाने वाले लहंगे और गाउन को पहनने वाला भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा और अगर वो चाहे तो वो किसी और व्यक्ति के रूप में भी बदल सकता है। लेकिन याद रखना, इस जादुई आईना का उपयोग करते वक्त हमेशा अच्छी चीजों के बारे में ही सोचना, वरना तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। ठीक है अम्मा, ये तो बहुत ही सुंदर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनिका से जब बूढ़ी अम्मा बात कर रही होती है, उस समय कनिका के मन में उस युवक का ही तस्वीर बार बार आती है, जिस वजह से उसने उस बूढ़ी अम्मा की बातों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और वो उस आईने को
सिर्फ एक मामूली सा तोहफा समझकर उसे अपने साथ रख लिया। काफी देर उस अम्मा से सिलाई और बुनाई का काम सीखने के बाद एक सुंदर सा कपड़ा खरीदकर वो अपने घर को लौट आई। जब वह कपड़ा लेकर अपने घर को जा रही थी तभी वह गलती से किसी से टकरा गई और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे वो मन से प्यार करने लगी थी। तुम यहाँ कैसे? तभी उधर से उसकी दोस्त काजल भागते हुए आई और कनिका को गले से लगा लिया। कनिका, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें पता है मैं और मेरा मंगेतर अजय तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप ही काजोल की सबसे अच्छी दोस्त हो। हेलो, मैं अजय हूँ और मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ओह अच्छा, हाय। कनिका को जब यह पता चलता है कि जिससे वो प्यार करती है वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त काजल का मंगेतर है तो उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो अपना दुख वहाँ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। मुझे माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती। मैं आराम करने जा रही हूँ। कनिका, तुम्हारे बिना तो हमारी पार्टी अधूरी ही रह जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लिए पार्टी से ज्यादा तुम्हारा सेहत जरूरी है। कनिका, ये लो, ये दस्ताना है। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। सिलाई करते करते कई बार तुम्हारे हाथों में सुई चुभ जाती है, इसलिए अब से जब भी तुम सिलाई करोगी तब इस दस्ताने को पहन लेना। शुक्रिया काजल। इतना बोलकर कनिका अपने कमरे में चली जाती है। नहीं, मैं काजल को कभी ये नहीं बता सकती कि मुझे अजय पसंद है और मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि काजल सुंदर और प्रतिभाशाली दोनों है। अजय जैसा सुंदर और सुलझा हुआ लड़का उसे ही मिलना चाहिए। भला मुझ जैसे काली बदसूरत की हिम्मत काजल जैसी कहाँ। वैसे भी काजल की तरह बनना चाहती हूँ, उसकी तरह ही सुंदर। कनिका का मन अजय के लिए बहुत ही बेचैन था, लेकिन फिर भी उसने अपना वादा निभाया और अपनी दोस्त के लिए एक सुंदर सा लहंगा बनाने में जुट गई और आखिर में शादी के एक दिन पहले उसका लहंगा पूरी तरह से तैयार हो गया। कनिका उस लहंगे को ट्राई के लिए खुद पहनकर खुद आईने में निहारते हुए कहती है, वाकई काजल इस लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। काश मैं इस लहंगे को पहनकर अपनी दोस्त काजल की तरह ही अपने प्यार के साथ खड़ी होती तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसने ये कहा, उसके टेबल पर रखा जादुई आईना चमकने लगा और एक जादू हुआ जिसने कनिका को काजल के रूप में बदल दिया। ये कैसे? मैं काजल के रूप में कैसे बदल गई? तभी जादुई आईना में से आवाज आई, आपकी इच्छा थी कि काश काजल के रूप में बदल जाए, इसलिए इस लहंगे ने आपकी इच्छाओं को पूरा किया है। लेकिन ये लहंगा आपके इस रूप को ज्यादा देर तक नहीं बनाए रख सकता। अगर आप हमेशा के लिए काजल बनकर रहना चाहती हो और अजय के प्यार को पाना चाहती हो तो उसके लिए आपको वो जादुई आईना अपनी बात को पूरी कर पाती कि तभी काजल वहाँ आ जाती है। कनिका, ये क्या? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। तभी अचानक एक जादू हुआ और कनिका को बिना कुछ बोलने का मौका दिए उस जादुई आईना को खुद में कैद कर लिया। ये तुमने क्या किया? तुमने काजल को कैद क्यों किया? मैं तो सिर्फ आपको असली बनाने में आपकी मदद कर रही हूँ। आपको इस दुनिया की इकलौती काजल बनना है ताकि आपको उसकी सुंदरता और अजय का प्यार दोनों ही मिल जाए। लेकिन तभी वहाँ अजय आ जाता है और कनिका को काजल समझकर बोलता है, काजल तुम यहाँ हो और कनिका कहाँ है? वो उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए उसे जाना पड़ा। अब वो एक हफ्ते बाद ही आएगी।
ये तो बहुत ही गलत बात है। कल हमारी शादी है और आपकी सबसे अच्छी दोस्त ही आपकी शादी में नहीं रहेगी। खैर, वैसे कनिका का सिया हुआ ये लहंगा तुम पर बहुत ही सुंदर लग रहा है और तुम इस लहंगे में एकदम राजकुमारी लग रही हो। अच्छा। हाँ, अब ज्यादा मत सोचो। कनिका जहाँ भी होगी वो हम दोनों को खूब सारे दुआएं देगी। चलो अपना ख्याल रखना और रात में जल्दी सो जाना। इतना बोलकर अजय वहाँ से चला जाता है। अजय के जाने के बाद उस जादुई आईने की आवाज फिर से गूंजी। कनिका, तुमने देखा, अजय केवल काजल से प्यार करता है, इसलिए अगर तुम हमेशा के लिए काजल का रूप लेना चाहती हो तो वो तुम्हें हमेशा प्यार करेगा। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाओ, पर इससे मेरी दोस्त को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तुम इसकी फिक्र मत करो। वो जादुई आईना कनिका को उकसाने लगता है और कनिका भी उसकी बातों में आकर शादी वाले दिन काजल की जगह वो कनिका बनकर वहाँ चली जाती है। शादी से पहले अजय काजल को एक पत्र देता है और वो उसे उस पत्र को सबके सामने पढ़ने के लिए बोलता है। आज मेरी शादी वाले दिन आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। खासकर तुम्हें कनिका, तुम हमेशा से मेरे साथ रही हो। मेरे हर सुख दुख में भले ही मैं एक साधारण सी गरीब लड़की थी, लेकिन तुमने मुझे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे इन सारे एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारा साथ यूं हमेशा के लिए बना रहे और हमारी दोस्ती युगों युगों तक चलती रहे। उस पत्र को पढ़कर कनिका के आंखों में आंसू आ गया। उसे सब याद आने लगा कि कैसे काजल ने हमेशा उसका ख्याल रखा और उसे प्यार किया। उसने उस जादुई आईने में कैद अपनी दोस्त को देखा। ये क्या हो रहा है? काजल का शरीर इस आईने से गायब हो रहा है। तभी आईने में से फिर आवाज आती है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम ही दुनिया की इकलौती काजल हो और आज के बाद कोई भी इस काजल को याद नहीं रखेगा और काजल ने कभी तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। अब तुम ज्यादा मत सोचो। काजल ने सिर्फ तुम्हें एक दर्जी की तरह यूज किया है क्योंकि तुम अच्छा कपड़ा सिलती हो। नहीं, ये झूठ है। काजल ने मुझे कभी कुछ करने को नहीं कहा है। वो सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया था। काजल ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और हमेशा मेरा साथ देते आई है। आप अपनी बकवास बंद करो, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी। मैं अपनी दोस्त को बचाकर रहूंगी। उसके बाद कनिका ने अजय को सब कुछ बता दिया और उस आईने को तोड़ दिया। आईने को तोड़ने के बाद कनिका बच गई और काजल को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उस आईने के अंदर से एक परी बाहर आई और बोली, अभी जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो सिर्फ एक परीक्षा थी ताकि इससे आप दोनों की दोस्ती और गहरी हो सके। आपके इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद मैंने सब कुछ पहले जैसे कर दिया। लेकिन मेरी दोस्त काजल उठ क्यों नहीं रही है? अजय, कृपया कर काजल को बचाओ, उसे होश में लाने की कोशिश करो। अजय ने काजल को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी काजल नहीं उठी। तभी कनिका उसके पास जाकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। अगर मैं इतनी स्वार्थी नहीं होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
मैं तुम्हें सही करने के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे बस एक सच्ची दोस्त वापस चाहिए। परी जी, कृपया आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी दोस्त काजल को ठीक कर दीजिए। तभी काजल के चारों ओर एक रोशनी चमकी और वह फिर से जीवित हो उठी। तुम्हारी सच्ची और अच्छी दोस्ती की वजह से तुम्हारी दोस्त तुम्हें वापस मिल गई। हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर वह परी वहाँ से चली जाती है और कनिका अपनी दोस्त के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मुझसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरी दोस्त। गलतियाँ हम सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों को सही समय पर पहचानना और उन्हें सुधारना सबसे अनमोल होता है। हम हमेशा पक्के दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस बेल आइकन को दबाना न भूले। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।